अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। चंद रोज़ पहले हुकूमत को एक इंतहाई नासमझ अंदाज में एक मशवरा दिया गया। रिपोर्टेडली वो मशवरा किसी वज़ीर को दिया गया एक मीटिंग में, और उन्होंने उसको बड़े पैमाने पे ऐसे पेश किया कि जो तेल की मसनूआत की कीमतें हैं उनको हर हफ्ते बदला जाए, और बल्कि हर रोज़ बदला जाए। उगरा को इख्तियारात मिलें, और अब रोज़ रद्दोबदल के बजाय कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। गरीब और मुतवसत तबका पहले ही मर रहा था, अब फैसला हुआ है कि उन्हें थोड़ा और तकलीफ़ से मारा जाए और तड़पा तड़पा के मारा जाए, क्योंकि ऐसी स्ट्रैटजीज से काम मकसद तो एक ही नज़र आता है, बस तरीक़ाकार अलग होता है। सिर्फ गुज़िश्ता 15 रोज़ के दौरान हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भारी इजाफा किया। 10 जुलाई को पेट्रोल की कीमत 297 रुपये फ़ी लीटर थी, जो कि 24 जुलाई के ताज़ा इजाफे के बाद 331 रुपीज़ फ़ी लीटर हो गई, यानी कि मजमूई तौर पे 34 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ। डीज़ल की कीमत 309 रुपये से बढ़ के 378 रुपीज़ हो गई, और अब लगता है कि आने वाले दिनों में जो जैसे हम पहले 450 रुपये फ़ी लीटर ले रहे थे, ये वहाँ तक पहुँच जाएगा। और आज ही पाकिस्तान में एक रिपोर्ट पेश की गई है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की तरफ से, जिसके मुताबिक मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.91% तक इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल के इसी हफ्ते के मुकाबले में महंगाई 9.66% तक पहुंच चुकी है। लास्ट ईयर भी यही हुआ था। और ट्रांसपोर्ट के किराए रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ महंगी होती जा रही है। लोगों का महंगाई से बुरा हाल है। बिजली के बिल, गैस के बिलों की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। रूटीन बन गई अब तो पाकिस्तान में। हम खुद इतने ऑकवर्ड हो जाते हैं कि कितने केसेस रिपोर्ट करें आपको, और क्या क्या केस रिपोर्ट किया जाए। हुकूमत ने 12 जून को एक काबीना इजलास में सूबों से वफाक में आए हुए ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1.8 बिलियन रुपए की स्पेशल अलाउंसेस मंजूर करवाए। इस बारे में कोई खबर नहीं दी गई। बाद में शहबाज राना ने ये रिपोर्ट किया। उसकी वजह ये बताई गई कि चूँकि सूबों में ब्यूरोक्रेट्स की मराद ज़्यादा होती हैं, वो वफाक में आके काम नहीं करते और डिमांड करते हैं कि उनकी मराद बढ़ाई जाएँ, इस वजह से उन्हें अलाउंस दिया गया है। इससे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारी टीम ने मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के हवाले से आवाम से बात की। आवाम किस हाल में है, पहले वो सुनते हैं। हाल तो ओवरऑल हम सब जानते हैं, बट राइट नाउ व्हाट इज़ द रिएक्शन, वो आप देखिए। तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आती। बजट हिसाब से चलते हैं, बजट ऊपर नीचे हो जाता है तो बड़ी मुश्किलात आती हैं। हुकूमत का काम है, बस डेली बताती है, डेली करती है। घर का बजट पहले ही खराब है, तो अब तो खुद ही खराब हो गया। इतना महंगा कर दिया पेट्रोल, हमारे बस से बाहर है। ऊपर से आप लोग डेली बेसिस पे बढ़ा रहे हैं। इनको चाहिए कि इसको एक तरीके से लेके चले जैसे चल रहे थे। पहले जो था हमारा, उससे पेट्रोल का गुजारा हो जाता था, अभी ये नहीं हो रहा है। 200 या 220 तक होना चाहिए। जो कंज्यूमर है वो डेली बेसिस पे अपने बजट को नहीं मैनेज कर सक रहा। आम जो एक शख्स है वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा है। ये रोजाना की बुनियाद पे पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं, इससे हमारे को परेशानी हो रही है। ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो रहा है। चीनी, तेल, आटा रोजाना की बुनियाद पे पैसे बढ़ रहे हैं। जिसके पास जा रहे हैं वो रोजाना अपने ही पैसे बता रहा है। गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे लिए कुछ सोचे। पेट्रोल की वजह से कारोबार नहीं है, सारे कारोबार खत्म हो गए। कमाना और घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। दिन पर दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, खाने पीने की अशिया आसमान पे जा रही हैं, जिसके 700-800 रुपये दिहाड़ी, वो अपना घर कैसे चलाएगा बेचारा। हमारे को आए दिन 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी 50 रुपये महंगा करती। 2-2 रुपये कम है, बढ़ाती एकदम 50-50, 40-40 रुपये। ये रोज़ाना का पेट्रोल महंगा करना है, ये आवाम का तो इन्होंने जूस निकाल दिया है। इसमें आवाम का तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ये हुकूमतों का फ़ायदा है और पेट्रोल पम्प मालिकों का। आपने देखा। और इससे मज़ीद बात करते हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक़ गवर्नर सिंध हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप ज्वाइन कर रहे हैं। आपने ये देखा कि आवाम क्या बात कर रही थी, और हम खुद भी जनरली एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है। ज़ुबैर साहब ये बताइएगा कि इतनी क्रूशल सर्कमस्टांसेस में ये इस तरह के मशवरे आ कैसे सकते हैं, वो भी बग़ैर तैयारी के, और कुछ दिन बाद फिर आप पलट जाते हैं। ऐसे मशवरे मान कैसे सकते हैं आप? एक तो बग़ैर तैयारी के आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, बगैर डिस्कशन के, बगैर डिबेट के, बगैर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए गए एक दो वजीर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो भी लाइव भी, वो भी रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें कोई सवाल जवाब नहीं होते, और वो अनाउंस करते हैं आज रात से रोज़ की बुनियाद पर पेट्रोल प्राइसेस चेंज होंगी। अब आप खुद बताएं, आपके कुछ जो अभी इंटरव्यूज आपने सुनाए, बजट, एक बार बार एक लफ्ज़ आया बजट। अब आप जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसमें एक बहुत बड़ा तबका है, मेरा ख्याल है 90%, जो एक बजट बनाते हैं। अगर आप सैलरी क्लास को ले लें, उसके पास एक फिक्स सैलरी होती है, वो उस सैलरी के बेसिस पर, मंथ के बेसिस पर एक बजट बनाते हैं।
कि खाने पीने की अशिया पर इतना, पेट्रोल पर इतना, स्कूल की फीसों पर इतना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. हाउ कैन ही एडजस्ट ऑन अ डेली बेसिस? इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल. वो हैंड टू माउथ रहते हैं. 90% लोग पाकिस्तान में हैंड टू माउथ रहते हैं. उनको पहले ही एक मुश्किल होती है. आपने कहा हर रोज की बुनियाद पर रात को हम आपको एक झटका देंगे कि जी आप पेट्रोल प्राइस बढ़ गई है. अब मैं एक और चीज वाजे कर दूं बतूल, क्योंकि आपने अभी प्राइसेस भी बताई थी कि पेट्रोल की 10 जुलाई के बाद से अब तक कितनी बढ़ी है और डीजल की. ये जो सबसे अलार्मिंग चीज है, एंड दिस इज व्हाट द चैलेंज फॉर दिस गवर्नमेंट इज, कि हमें आके ये बताएं कि जब से ये पिछले 10-15 दिन से, अब एक हफ्ते का ले लेते हैं, चले एक हफ्ते का, पिछले एक हफ्ते में एग्जैक्टली बांग्लादेश में प्राइस इंक्रीज 0, इंडिया में 0, वियतनाम में 0, श्रीलंका में 0% इंक्रीज. हद तो ये है कि अफगानिस्तान में 1 पैसे इंक्रीज की. वाई पाकिस्तान, वाई पाकिस्तान? हमें फिर जब ये वक्त आता है तो कहते हैं कि हमारी मईशत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो भाई यही तो हम कहते हैं कि आपने मईशत को ला के यहाँ खड़ा कर दिया है कि और जुबैर साहब आगे जाके मुझे आपसे पूछना है कि इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है. फ़िलहाल मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो अली परवेज़ मलिक साहब हैं, वज़ीर पेट्रोलियम, उनका बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन है, पढ़े लिखे इंसान है और बड़ी वो हैं कि कैलकुलेशन से बात करें. और लेकिन ये जो रोज़ कीमतें तय करने वाला जो लॉजिक था, उसकी उन्होंने खुद क्या वजह बताई थी या रीज़न क्या दी थी, वो मैं चाहती हूँ आप सुन लें. जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अली परवेज़ मलिक कह रहे हैं कि ये जो भी किया गया ये कंज्यूमर के कंफर्ट के लिए किया गया है. अच्छा, अली परवेज़ खुद अपनी बातों से कॉन्ट्रडिक्शन है उनकी. आपको याद होगा कि पहले 2-3 महीने में जब से ये जंग शुरू हुई थी, वो एग्जाम्पल देते थे कि पाकिस्तान में सप्लाई चेंज कोई फर्क आया. जैसे पेट्रोल लोगों को पहले मिलता था, प्राइस बढ़ गई है, लेकिन ये नहीं हुआ कि बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी. ये कहते थे, बार बार कहते थे, और इंडिया की एग्जांपल देते थे, गलत एग्जांपल देते थे, बट इंडिया की एग्जांपल 1-2 दिन वहाँ हुआ और वो कहते थे कि इंडिया में तो सप्लाई चेन रुक जाती है, लोगों को पेट्रोल नहीं मिलता, लोग पागल हो जाते हैं और इतनी लंबी लाइन लगती है. अभी कह रहे हैं कि हमने इसलिए चेंज कर रहे हैं कि लोगों को पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल नहीं देते थे. ये तो अभी एक नई खबर सुनाई है कि पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल नहीं देते थे, इसलिए आपने ये किया. सो आपको कहने का मतलब ये है कि हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है चंद पेट्रोल पंप वालों पर. पेट्रोल पंप कोई हर एक का अपना अपना तो नहीं है, 4-5 कंपनी थे, उनके पेट्रोल पंप हैं. यू हैव टू डील विद ओनली 3 और 4 पेट्रोल पंप ओनर्स जो अक्रॉस द कंट्री जो भी हैं, उनसे आप डील नहीं कर सकते. 24 करोड़ लोगों को उनके रहमो करम पर छोड़ सकते हैं. यही तो मसला है इसका. पहले इनके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आपने कहा कि इसको फायदा हुआ था, और पहले जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई गई, ऑयल मार्केटिंग कंपनी थे, और वो उनके फाइनेंशियल्स में नजर आ रहा है. आपको मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बतूल के ऑयल रिफाइनरी जो कि लॉस में चल रही थी, वो सडनली लास्ट क्वार्टर के बेसिस पे प्रॉफिट में आ गई. 2 बिलियन लॉस से 9 बिलियन प्रॉफिट आ गया. तो इसका मतलब ये है कि किसकी जेबों से किया पैसा जो उनकी बैलेंस शीट पे आके प्रॉफिट बन गया? अवाम की जेबों से किया ना. अनयूजुअली किया. पहले आप लॉस में थे, अब आप प्रॉफिट थे. इस क्राइसिस में आपने 1-2 कार्टेल्स पैदा कर लिए, एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एक ऑयल रिफाइनरीज, और अब आपने पूरे के पूरे आपने हाथ उठा के सरेंडर कर दिया कि हुकूमत नहीं इसको संभाल सकती. आप अवाम और जुबैर साहब ये इस नुक्ते पे भी बात कीजिएगा कि ऑयल तो बड़ा एग्रेशन दिखाया था ऑयल कंपनीज ने कि ये क्या हो रहा है, और ओगरा के इस इकदाम से या उनको इख्तियार देने से वो खुश नहीं थे, लेकिन वो भी चुप हो गए. वो कोई हड़ताल भी नहीं हुई, कुछ बंद भी नहीं हुआ. वो क्यों चुप हो गए उन्हें? देखिए ना, स्टेक होल्डर्स कौन है? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, अवाम है. ठीक है, सबको आपने एक ऐसा झटका दिया जिसमें एक एडजस्ट करना किसी के लिए भी. आप पेट्रोल पंप्स की एग्जांपल ले लीजिए. रोज 12 बजे के करीब जाके आपको पता चलता है कि प्राइस चेंज हो गई. अब जो वहाँ स्टॉक्स हैं उनके पास, वो स्टॉक्स हैं पुरानी कीमतों पर. ठीक है, तो उनको आप एक विंडफॉल प्रॉफिट दे देती सीधा सीधा, लेकिन वो उन्होंने भी तो एडजस्ट करना होता है. सो नो वन इज हैप्पी. लेट द डिबेट टेक प्लेस. पहले डिबेट होनी चाहिए थी. ये इतना क्रूशल, इतना ज्यादा. अच्छा, एग्जाम्पल किसकी देते हैं? अमेरिका में भी होते. भाई अमेरिका इज अ मैच्योर मार्केट.
America is the first world country. Pakistan is the third world country. Pakistan is not a mature market. वहाँ कार्टल्स नहीं है अमेरिका में, वहाँ कोई वीट कार्टल नहीं है, वहाँ कोई शुगर कार्टल माफिया नहीं है, वहाँ कोई इस किस्म के जो माफियाज हैं। तो जुबैर साहब ये भी बताएं कि ये जो 1700 रुपए की लेवी थी जो कि IMF की डिमांड से बहुत ज़्यादा हम आवाम से इकट्ठा करते हैं, और पहले हम ये रीज़न देते थे कि ये गवर्नमेंट रीज़न देती थी कि लेवी बढ़ा रहे हैं, प्राइसेस तो उतनी है, प्राइस भी ऊपर जाती है, लेवी भी ऊपर जाती है, लेवी किसके पास जा रही है, इसका डायरेक्टली फ़ायदा किसको हो रहा है? अच्छा, इसमें देखें, आज से 4 साल पहले पेट्रोलियम लेवी 12 रुपए थी पर लीटर फॉर एग्जांपल, तो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट थी, लोगों का रिएक्शन नहीं होता था, जो पढ़े लिखे लोग भी थे वो इस किस्म का रिएक्शन, उसको बढ़ाते 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 आपने 100 रुपये पहुँचा दिया। अब मसला ये है कि पेट्रोलियम लेवी को पहले तो आपने कानून पास किया जो पाकिस्तान के जो टैक्स सिस्टम से बिल्कुल क्लैश करता है, कि पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम ऐसा है कि जो भी टैक्स कलेक्ट होगा उसमें से 57.5% सूदों को जाएगा। इन्होंने एक कानून पास किया, इन्होंने कहा कि सारे का सारा पेट्रोलियम लेवी जो है फेडरल हुकूमत के पास आएगा। पहले तो ये एक ज़ाहिर है, दे हैव डिप्राइव्ड तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीज़ ऑफ द फॉर द प्रोविंसेस जो उनको असल में मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि ये GST जिससे जनरल सेल्स टैक्स होता है, ये उस किस्म का एक निज़ाम है। जनरल सेल्स टैक्स 18% है पाकिस्तान में मैक्सिमम, ठीक है। पेट्रोलियम लेवी अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 44-45% है। अब ये कोई इंसाफ है कि आप 18% ऑलरेडी जिस पर लोगों की चीजें हैं, कि आप हर प्रोडक्ट पर आप 18% लेते हैं, गरीब से भी लेते हैं, अमीर से भी लेते हैं, चाहे वो चीनी 1 किलो खरीदता है तो उसको भी 18% देना पड़ता है, या आटा खरीदता है और एक अमीर को भी। तो अभी तो हम 18% पर हो रहे थे, ये 44-45% तक ले गए हैं पेट्रोलियम लेवी अगर आप कैलकुलेट करेंगे। तो किसी हिसाब से भी ये सेंसिबल बनता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस क्राइसिस में मैं जो बात कर रहा था बतूल, इस क्राइसिस में हुकूमत को थोड़ा सा लोगों का लिहाज करना चाहिए कि लोग इसको बर्दाश्त करने के काबिल भी हैं। ये जो लॉजिक एक पता नहीं किस किस्म की इकोनॉमिस्ट की आ गई है कि जी हुकूमत सारा पास ऑन कर दे। भाई पास ऑन कर दे क्या? व्हाई कांट यू कन्फ्रंट IMF एंड से कि पीपल, लोगों के पास ये पॉसिबल है ही नहीं इस किस्म का खर्चा बर्दाश्त करने, या तो वो स्कूल से बच्चे निकलवाएं या अपनी बीवी के जेवर बेचें। ये क्या तरीका है? अभी हम तो सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि बाकी जो अफरात ज़र है वो कितना ज़्यादा हो गया है और वो उसको बर्दाश्त करना आवाम के लिए कितना ज़्यादा। और जुबैर साहब, अगर आपको तो खैर आप ज़्यादा अवेयर हैं, IMF तो बहुत प्रेशर देती है कि अपना एक्सपेंडिचर भी कम करें। अगर IMF के बहुत सारे ऐसे मुतालबात हैं जो मुश्किल लगते हैं हमें अपनी इकॉनमी में इंक्लूड करना, तो वो तो ये भी कहते हैं कि आप वर्किंग क्लास को रिलीफ दें, आप सैलरीड क्लास को रिलीफ दें, अपना एक्सपेंडिचर कम करें। अपना एक्सपेंडिचर तो कम नहीं किया है, जो पूरा बजट गुजरा है उसमें फिस्कल डेफिसिट के अलावा ऐसा कोई कारनामा नहीं था जो गवर्नमेंट ने किया, और वो वाकई एक कारनामा था जिसको हम पूरे बजट में कह सकते हैं कि पिछले 2-3 साल में उसको कंट्रोल किया गया। बट द रेस्ट कैसे गवर्नमेंट उसको हैंडल करिए वो एब्सोल्युटली क्वेश्चनेबल है। ज़ुबैर साहब, शहबाज शरीफ का ये मुस्तकिल 5वां बजट है, हर साल गंदम स्कैंडल आ जाता है। 3 माह पहले हुकूमत का मौक़िफ़ था कि गंदम की तारीख़ी पैदावार हुई है और किसान परेशान था, उनको रेट नहीं मिल रहा था, मिडल मैन फ़ायदा उठा रहा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंटरिम गवर्नमेंट से स्पेसिफिकली हर 3-4 माह बाद ऐसी स्टोरीज सामने आती हैं, हुकूमत ने किसान से गंदम नहीं खरीदी। आज ये खबर आई कि सूबों की ज़रूरत पूरी करने के लिए 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट की जाएगी, यानी कि आप फिर किसान से गंदम नहीं खरीदेंगे और इंपोर्ट करेंगे। ये इनकॉम्पिटेंस है, ये एक विशियस साइकिल है, ये मसला हर साल आता है, ये इंटेंशनली इग्नोर हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल करें। मुझे इंटेंशन का तो नहीं पता, मैं किसी को नहीं ब्लेम कर सकता, बट मैं इनकॉम्पिटेंस को और करप्शन को तो बिल्कुल ब्लेम करूँगा। अभी आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आज से 2 साल पहले जब 2024 के इलेक्शन हुए तो पंजाब हुकूमत ने अनाउंस कर दिया कि हम कोई सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे। अब किसान जो है गंदम लगा चुका था और उसमें एक कॉस्ट इनकर कर चुका था, वो एक्सपेक्ट करता था 3,500-4 हज़ार रुपये सपोर्ट प्राइस होगी, उसके बेसिस पर उसने सारी अपनी इन्वेस्टमेंट की। अब इन्होंने रहमो करम पर छोड़ दिया मार्केट के अगेन कि जी मार्केट फैसला करेगी। मार्केट में लोगों ने जब, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो माफियाज हैं, उन्होंने जब रियलाइज किया कि किसान के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्होंने आके 2,200 रुपए बोली लगाई एंड किसान हैड नो ऑप्शन, और उसके 2,000, 2,000, 2,500 पर लेके
اس کو اپنے پاس سنبھال کے بھی رکھا, ذخیرہ اندوزی بھی کی, اور اس کو پھر 5,000 6,000 کے بیسس پر. اب اس سال ظاہر سی بات ہے اب وہ جو انویسٹمنٹ کے پیسے ہوں گے تو وہ لگیں گے. اب ان گندم جو کہ جس کا پرائڈ آف پاکستان تھا, ہمارے ایگریکلچر پروڈکٹ, ابھی اس میں وی آر فیسنگ دا موسٹ سیریس کرائسس ان آور ہسٹری. آپ نے کہا نا 10 لاکھ ٹن گندم آپ امپورٹ کریں گے, who is responsible for that? فارن ایکسچینج بھی آپ کا جائے گا, اور پھر آپ کی شارٹیج بھی ہوئے گی مارکیٹ میں, اور پھر جب وہ آئے گا تو پھر اس کے بعد پھر اس کی ذخیرہ اندوزی بھی ہوگی. تو یو لیفٹ پیپل ایٹ دی مرسی آف دی بگ مافیاز. اور اس کے پیچھے ظاہر ہے گورنمنٹ ہے, جیسے شوگر مافیا ہوتا ہے, ہر 6-8 مہینے بعد ایک پتہ چلتا ہے کہ شوگر کی پرائسنگ. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. پچھلے 1-1.5 سال میں پاکستان نے ڈپلومیٹکلی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بین الاقوامی سطح پہ اپنا جو مارک بنایا ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے, لیکن پاکستان کی موجودہ حکومت پرفارم کس طرح سے کر رہی ہے, ہم اس پہ کیپٹلائز کر پائیں گے یا نہیں, یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ عزت جو آپ بڑے پیمانے کے کماتے ہیں اس کی مینٹیننس بھی بہت ضروری ہوتی ہے. جو کامیابی ہوتی ہے اس کی مینٹیننس کامیاب ہونے سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائمز. تو یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ ایک طرف آپ انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ جنگ روکیں, تو سر آپ میں اتنی کنونسنگ پاور ہونی چاہیے کہ آپ اپنی اپوزیشن یا باقی سیاسی جماعتوں کو یا اپنی کیبنٹ سے بھی کام کروائیں. یہ ساری ذمہ داری پاکستان کے وزیر اعظم کی بنتی ہے. دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ سب اکٹھے بیٹھیں, اور انفارچونیٹلی کوئی بھی اکٹھے نہیں بیٹھا ہوا. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اب بات کرتے ہیں ایک اہم مسئلے کے بارے میں. پنجاب بھر میں مونسون کے سلسلے کی وجہ سے اربن فلڈنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ویسے تو پورے ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں, لیکن ہر سال یہ مسئلہ آتا ہے, اور جو اس مسئلے کو سمجھتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈرینیج سسٹم ایک حد تک ہی آپ بڑا بنا سکتے ہیں, لیکن اگر بارش زیادہ ہو, ایک لیول سے زیادہ ہو, تو اس کو فوراً کیٹر کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن کچھ گھنٹوں میں یا کچھ دنوں میں پانی چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل جب لاسٹ ایئر کراچی میں بہت پانی جمع ہو گیا تھا تو وہاں کی گورنمنٹ نے یہی بات بار بار دہرائی, اور کچھ ود ان 12 آورز وہ پانی سارا بیٹھ گیا. لیکن جو لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں, ٹاؤن کی پلاننگ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. واٹ کین بی ڈن ایلس, اگر آپ کو پتہ ہے کہ یو نیور نو کہ بارش کتنی ہو جائے گی, اور ہر دفعہ کھدائی کر کے ڈرینیج سسٹم کو بہتر بنانے کی آپشن موجود نہیں ہوتی ہے. ایسے تفصیل سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عمر عباس صاحب اور مریم شبیر صاحبہ جوائن کری, انوائرنمنٹلسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کے لیے. مریم, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ہر دفعہ ہم اس چیلنج کو لے کے گزرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے کی طرف سے کوئی سنجیدگی ہے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ہمیں پرویکٹیو اپروچ تو نظر آئی تھی, لیکن ہم زیادہ نقصان سے نہیں بچ سکے تھے. لوگوں کو تو ریپلیس کروایا جب فلڈز بھی آئے, بٹ ایک پرویکٹیو اپروچ بفور دا سچویشن وی نیور وٹنس دیٹ. آپ کے خیال میں ایسا ہی؟ جی, جہاں تک بات ہے کہ ارلی وارننگز تھوڑی امپروو ہوئی ہیں, تو اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے امپروو کیا ہے, اور جو متعلقہ ادارے ہیں گورنمنٹ کے انہیں امپروو کیا ہے. جہاں تک بات ہے فنڈنگ وغیرہ کی بھی, اس کو بھی تھوڑا سا ریگولیٹ کیا. اور فنڈنگ سے مراد میری کلائمیٹ فائنینس کی میں بات نہیں کری, بلکہ NDMA جب تیاری کرتی ہے تو انہوں نے ڈفرینٹ جو ہے وہ لیئرز بنا دی تھی, ڈفرینٹ کائنڈ دیے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ باہر کے ممالک سے بھی خاص طور پہ جیسے فنڈ آتی ہے, تو ایسے ہی ہمیں ہر دفعہ میڈیسن یا کپڑے یا اس طرح کی چیزیں نہ آئیں جو کلچرلی بھی ریلیونٹ نہیں ہوتی, جن کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ اس میں جو ہے وہ آپ کے سکشن پامپس اور جو میڈیکل کے کچھ اکوپمنٹس ہیں جو سیلاب کے دوران کام آ سکتے ہیں, جو ہمارے پاس نہیں ہوں. تو وہ ٹیئرز ڈفرینٹ انہوں نے بنائے. میں سمجھتی ہوں کہ اس حد تک امپروومنٹ ہے, لیکن جو اوور آل آپ کا امپیکٹ آتا ہے, اور جو وارننگ کو کمیونیکیٹ کرنے کا پرابلم ہے, وہ ابھی تک ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتا ہے. کوآرڈینیشن کا آپ کا کافی زیادہ گیپ ابھی تک ہے, کہ جو NDMA, PDMAs اور پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور جو لوگ آن گراؤنڈ ہیں, جو ولنریبل ہیں, ہاٹ اسپاٹس ہیں, ان تک وہ پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے, اور پہنچ بھی جاتی ہے. اگر آپ ایک DG خان میں بندہ بیٹھا ہے, اس کو بتا رہے ہیں کہ ٹورنٹ سے آپ کا
सैलाब आ जाएगा, आप यहाँ से निकलें, तो वो निकल के कहाँ जाएगा? उसके लिए टेम्पोररी शेल्टर्स कहाँ हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त कहाँ है? सारे गैप्स अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। और जहाँ तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाने से पहले आप ये देखें कि ड्रेनेज कोर्स को इम्प्रूव करने चाहिए। उनको जो अर्बन प्लान्स हमारे थे, मास्टर प्लान थे, उनको रिविजिट करने की अब जरूरत है, क्योंकि उसके ऊपर तजावुजात हैं काफ़ी हद तक। लेकिन साथ ही साथ हमें बिल्कुल मरियम, आई होल्ड यू हेयर। उमर अब्बास साहब, आपकी कितनी तैयारी है? 27 जुलाई से बारिशों का तीसरा स्पेल शुरू हो रहा है, तो आप कितना फोर्स कर पा रहे हैं कि सूरत हाल किस हद तक ख़राब हो सकती है? क्योंकि अर्बन एक चीज़ अब तक एड्रेस हुई है, वो ये भी हुई है कि जो घर बनाए जाते हैं उनको थोड़ा अगर ऊपर ना बनाया जाए तो भी ये ख़तरा होता है कि घरों के अंदर पानी आ जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर वाइज क्या आप लोग भी इस चीज़ का फॉलो अप ले रहे हैं कि जो आपको पिछले साल चैलेंज था उसको आप अगले साल कैसे बच सकते हैं, या आपका जो बेसिक एक है कि जब तक एक सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए और आप जाके मदद प्रोवाइड करेंगे, या इसके अलावा भी आर लुकिंग आफ्टर थिंग्स दैट हाउ दे आर डन इन रूटीन? नहीं जी, थैंक यू। जी एब्सोल्युटली, हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्री सीज़न में हमने की हैं एंड थ्रू लेसन्स लर्न फ्रॉम लास्ट ईयर। अब ज़ाहिर है लास्ट ईयर वाज अनएक्सपेक्टेड, अनप्रेसिडेंटेड कि आपका इतनी ज़्यादा एंड ऑफ द सीज़न बारिशें आएँ और ख़ास तौर पे आपके ईस्टर्न रिवर्स में इतना फ्लड आ जाए। तो उससे लॉट ऑफ थिंग्स वो लर्न। अब जो एक आपने पॉइंट रेज की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके स्ट्रक्चर्स का होता है और जो घरों का होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द डेथ्स एंड इंजरीज दैट यू विल नोटिस आर बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल कोलैप्सेस। वो ड्राउनिंग से या किसी और चीज़ से नहीं हुई, सबसे ज़्यादा अभी तक उसी से हुई हैं। अब इसमें ज़ाहिर है इन मोस्टली अर्बन एरियाज, लार्जेस्ट सिटीज़, उसमें तो यही होता है कि जी आपकी ऑब्वियसली अप्रूवल के साथ आपकी म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो एक्चुअली अप्रूव ऑल द मैप्स एंड द ड्राइंग्स, और वो फॉलो की जाएं तो बाय एंड लार्ज वहाँ इशू नहीं आता। अब ऑब्वियसली इन अ लॉट ऑफ रूरल एरियाज़, स्मॉलर प्लेसेस जहाँ पे ये मैकेनिज़्म इतना डायनामिक या इतना इफेक्टिव नहीं होता, वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आपकी ज़ाहिर है द स्ट्रक्चर्स दैट आर नॉट वेरी strong, और वो obviously people are making them through their own resources and through the अपनी मदद आपके तहत, तो वहाँ पे इश्यूज लाजमी आते हैं। तो इसमें हमने एक बड़ा सर्विस स्टार्ट किया हुआ है। ऑब्वियसली वो ऐसा ऐसा पूरे पंजाब में कंप्लीट होना है कि सारे स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस हो। वैसे तो हमने लोगों को भी अपील की है कि अगर किसी को लगता है कि स्ट्रक्चर वीक है, हमें बताएं, वी विल असिस्ट यू एंड स्ट्रेंथनिंग इट। और उमर साहब, स्ट्रक्चर कमज़ोर होने के साथ साथ जो एक और मसला है जो अनएड्रेस्ड रह गया है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में जब अर्बन फ्लडिंग हुई 1-1.5 साल पहले, उस वक्त एक रिसर्च सामने आई कि घर एक तो बनाए ही ऐसी जगहों पे थे जो नालों का रास्ता था, जैसे अभी मरियम भी पॉइंट आउट कर रही थी, तो आप वो रास्ता क्यों ऑक्यूपाई कर रहे हैं? और ऑन दी अदर हैंड यही रिवर्स के साथ भी होता है। तो मेरा पॉइंट ये है, मैं मरियम आपकी तरफ आ रही हूँ कि जो कॉज है वो तो वहीं का वहीं हमें नज़र आता है। अभी भी सोशल मीडिया पे 1-2 दिन से ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं कि जी खेतों में से पानी गुजरा, आपने खेतें वहाँ पे उगाई ही क्यों है? होटल्स गिर रहे हैं सवात में, आपने होटल्स वहाँ पे बनाए ही क्यों है? दिस इज़ द प्राइम जॉब ऑफ गवर्नमेंट कि आप ये होने ही ना दें, फिर जब फ्लड आएगा तो एटलीस्ट वो अपने रास्ते से गुजरेगा या अपना रास्ता फैला लेगा, लेकिन आप तो फ्लड के रास्ते में ना। ये 2 बेसिक चीज़ें हैं जो पिछले 10 साल में मैंने जब फ्लड्स कवर किए, आप यकीन करेंगे सब प्रोग्राम्स इन्हीं 2 नुकात के इर्द गिर्द घूमते हैं, पर हर दफ़ा हम यही बात कर रहे होते हैं। जी एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बात की है कि ये जो इलीगल तजावुज़ात होती हैं, इनको अप्रूव जो है वो गवर्नमेंट्स ही करती हैं, चाहे CDA को देखें, KDA देखें, LDA देखें, जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ रिस्पेक्टिव जगहों पर हैं वही अप्रूव करती हैं, और उन्हीं को अकाउंटेबल करना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि जो कोई मकान अपना ख़रीद रहा है, उसको ये टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि नीचे से बरसाती नाला का कोई रास्ता ओरिजिनली प्लान में था, इन्वायरमेंटली क्या डिजास्टर उसके लिए आ सकते हैं। हर बंदे के पास ये नॉलेज नहीं होता है। तो जो अप्रूव कर रहे होते हैं, जो NOC दे रहे होते हैं, अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं है तो आई थिंक दिस इज द हाई टाइम कि उनकी ट्रेनिंग करें। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं मेंशन करूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने लास्ट सैलाब के बाद जो है वो ये हुक्म जारी किया था कि इलीगल तजावुज़ात को गिरा दिया जाए, तो उसमें लोगों के घर भी आते हैं, और हमने ये देखा कि जो गरीब हैं उनके घर तो गिरा के, लेकिन अमीरों के नहीं गिराए। मैं ये सजेस्ट नहीं करती कि अमीरों के गिरा दे, क्योंकि अमीर गरीब सब ने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई होती है घर बनाने के लिए। तो ऐसे में ये जो प्लान्स हैं उनको रिविजिट
करना बड़ा ज़रूरी है। आप नए जो है वो ड्रेन्स बनाएँ और साथ ही साथ जो इलाके खुश्क हैं हमारे रहते हैं, उनकी तरफ पानी डाइवर्ट क्यों नहीं करते, चेक डैम्स हम क्यों नहीं बनाते, कम्युनिटी वाटर हार्वेस्टिंग की ट्रेनिंग्स हम क्यों नहीं करते। लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं मेंशन करते चलूँ वो यही होगा कि जो हमारा सैलाब का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, आपका हॉस्पिटल वेस्ट होता है, इवन डोमेस्टिक वेस्ट भी आपका होता है। तो उसमें कम्युनिटीज़ को ये ट्रेन करना भी बड़ा ज़रूरी है कि वो किस तरह से पानी ठीक को है मरियम, आप मेरे साथ ही रुकिएगा। उमर, आप ये बताइएगा कि पंजाब के दरियाओं की क्या सूरत हाल है? बारिशें अभी मज़ीद होनी हैं और भारत में भी डैम्स भर गए हैं, तो क्या खुदा न खास्ता पिछले साल की तरह सैलाबी सूरत हाल वर्स हो सकती है? जी मैं बिल्कुल एड्रेस कर देता हूँ। अभी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन नहीं है। हमारा इंडस इज़ करंटली इन लो फ्लड, बिल्कुल वहाँ पे नॉर्मल है फ्लो। हमारा जेलम में बिल्कुल नॉर्मल है फ्लो। चिनाब में 2 days ago इट वेंट इनटू हाई फ्लड, 275,000 क्यूसेक तक गया था, बट नाउ इट इज़ ड्रॉपिंग स्टेडीली, इट इज़ नाउ डाउन बिलो 170,000। और बाकी आपका रावी सतलेज इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अभी हमारी अपने डैम्स की कैपेसिटी भी काफ़ी है, हमारी अभी मंगला की भी और तिरबेला की भी, और इसी तरह जो इंडियन साइड्स पे डैम्स हैं ऑन द ईस्टर्न रिवर्स वो भी अभी 13-40% फिल्ड है। तो फिलहाल जो करंट सिस्टम है उसकी मेजर थ्रस्ट ख़त्म हो गई है, वो मूव कर गई है ईस्टवर्ड एंड साउथवर्ड टू डिसिपेट हो रहा है। एंड करंटली कैचमेंट एरियाज़ में भी रेनफॉल नई नहीं आ रही, सो वी आर करंटली कॉन्फिडेंट कि ऐसी फ्लड सिचुएशन नहीं बनेगी। जस्ट एड्रेस द अदर इशू एज वेल, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली परमानेंट इंक्रोचमेंट्स वगैरह होती हैं और इस साल इधर बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है। ख़ास तौर पे जो नालाज वगैरह होते हैं जो पास थ्रू द सिटीज़ उसके आसपास हो जाती है, उसमें आपके बहुत ज़्यादा सीवरेज गार्बेज ये चीज़ें भी होती हैं। तो वो बड़े बड़े नाले क्लियर हुए हैं, इसीलिए आपने देखा होगा इन लॉट ऑफ सिटीज़ जहाँ पे पहले 1-2 दिन पानी खड़ा रहता था, नाउ विद इन अ फ्यू आवर्स वो कंप्लीट ड्रेन हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक है। और उमर, लास्ट ईयर जब हम भी फील्ड में थे तो मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ ये थी कि रेस्क्यू टीम्स और पीडीएमए को भी इन मसाइल का सामना था कि कुछ लोग अपना घर छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जगह पे थी तो वो कोई सीमेंटेड फ्लोर नहीं था, मिट्टी का टीला बना हुआ था और उस पर पूरी फैमिली, बच्चे और बुज़ुर्ग भी वहाँ पे मौजूद थे, बट दे वर नॉट रेडी टू लीव। तो इस तरह की सूरत हाल के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? क्योंकि This is an unfortunately this is a challenge क्योंकि obviously a lot of people who live close to or in the riverbed वो obviously not very well off, इतनी ज़्यादा resources नहीं होती, जो होता है उनका उधर ही होता है। तो लास्ट ईयर ये भी चैलेंज था कि क्योंकि कभी इस तरह रावी में, कभी सतलज में, चिनाब में भी टू सम एक्सटेंट इतना फ्लड आया ही नहीं था इतने सालों से, तो पीपल आर नॉट रेडी और विलिंग टू एक्सेप्ट और बिलीव कि आ जाएगा फ्लड। अब आ गया तो ना पीपल आर एक्चुअली मोर अवेयर कि नहीं जी पानी आ सकता है, तो जैसे ही हम कहेंगे, गवर्नमेंट कहेगी तो मूव करना है। एक तो ये, दूसरा हमने इस दफ़ा ऐसे ही किया है कि रेस्क्यू 1122 ने, पीडीएमए ने, वी हैव प्रोक्योर्ड लार्ज बार्जेस एज वेल। पहले तो सिर्फ ज़ाहिर बोट्स होती हैं जिसमें लोग तो आ सकते हैं लेकिन लाइफ स्टॉक और सामान बहुत ज़्यादा नहीं आ सकता। सो वी प्रोक्योर्ड लार्ज बार्जेस जिसमें ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट करना आसान होगा। सो दैट विल हेल्प अस कन्विंस पीपल मोर ईजिली कि वो चीज़ें अगर आनी है, एसेंशियल चीज़ें वो लेके आ जाएँ, तो आई थिंक वायरल इवैक्यूएशन और रिलोकेशन विल बिकम ईजियर। ठीक है। मरियम, आपके लिए मेरा सवाल ये है कि पिछले साल के सर्वे के मुताबिक 430 अरब रुपए का फसलों को नुकसान हुआ था। इस हवाले से कोई पार्लियामेंट में बात नहीं हुई। गिलगित में जब इलेक्शंस हुए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे मौजूद थी, आईटी सिटी की बात हुई, आईटी पार्क की बात हुई, लेकिन क्लाइमेट चेंज तो अभी तक पाकिस्तान की सियासी तकरीरों का हिस्सा भी नहीं बन सका। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं पिछले कई सालों से यही एडवोकेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम लोगों को एजुकेट करें कि जब वो वोट करते हैं तो आपका नुमाइंदा पास आता है तो क्लाइमेट सिर्फ वर्ड नहीं है, उसकी आपका तर्ज़े ज़िंदगी है, ये आपका ज़राअत से मुतालिक है, आपके लाइफ स्टॉक से मुतालिक है, हीट वेव्स आपका प्रॉब्लम है, एयर क्वालिटी आपका प्रॉब्लम है, आपकी एजुकेशन मुतासर होती है, आपके बिजनेसेस मुतासर होते हैं क्योंकि दफा लगा के बंद कर दिए जाते हैं बिजनेसेस। तो ये आपका पूरा तर्ज अमल है, आपकी फूड इनसिक्योरिटी से रिलेटेड है, आपका नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में इसमें आता है, आपका ये पूरा लाइफ स्टाइल है। तो ये बड़ा ज़रूरी है लोगों को। बहुत शुक्रिया आप दोनों प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे।
پروگرام میں خوش آمدید. اور اب ایک اور اہم ایشو پہ بات کرتے ہیں. سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال میں چلائی گئی تحریکوں کے بعد بھارت کا کیپٹل نئی دلی پچھلے کئی دنوں سے احتجاجی مظاہروں کی لپیٹ میں ہے. 20 جولائی کو دہلی کے مرکز میں واقع جنتر منتر پر جاری احتجاج میں شامل ہزاروں افراد نے پارلیمنٹ کی جانب مارچ کیا، جسے روکنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے شیل فائر کیے. یہ بہت بڑا ایشو ہے بھارت میں کہ اس پریشر میں کچھ بچوں نے، کچھ اسٹوڈنٹس نے خودکشی بھی کی اور اٹس irreparable لاس فار دا فیملیز. لیکن ان چیزوں پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ابھی بھارت میں ایک بڑا ایشو بن چکا ہے اور مظاہرین گزشتہ ماہ سے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان کا موقف ہے کہ بار بار امتحانی پرچوں کے لیک ہونے سے تعلیمی نظام کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے. ان مظاہروں کے دوران بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو حراست میں لیا گیا. بڑے بدتمیزی سے وہاں کی پولیس فورس نے ان کو ٹریٹ کیا اور مودی حکومت پہلے اس سارے معاملے کو کافی لائٹ لے رہی تھی، لیکن کل پہلی بار بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا ایک بیان سامنے آیا اور وہ واضح تھا کہ بہت ایل پریپیئرڈ بیان ہے. ان کا کانفیڈنس بہت کم تھا، وہ بیک فٹ پہ نظر آئے اور چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی گھبرائے ہوئے ہیں. اینڈ ہی از ناٹ سیلف ایشورڈ کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس سے عوام کو تسلی بھی ہوگی نہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کی فلاح اور مستقبل سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. جو لوگ ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو نقصان پہنچا رہے ہیں کی کوشش کریں گے انہیں ہرگز معاف نہیں کریں گے. لیکن مودی کے اس بیان کے بعد بھی طلبہ احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت پہ زور دیا جا رہا ہے کہ جب وزیر تعلیم کا استعفیٰ نہیں آئے گا، جب تک اور تعلیمی اصلاحات نہیں ہوں گی، وہ اس احتجاج کو جاری رکھیں گے. عالمی تنظیمیں بھی اس حوالے سے رد عمل دے رہی ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کاکروچ جنتا مظاہرین پہ لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس کے استعمال پہ تشویش کا اظہار کیا اور انڈیا میں پرامن احتجاج کی آواز کو دبایا جا رہا ہے اور مظاہرین کے خلاف نامناسب طور پہ طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے. بڑے روایتی جملے ہیں، روایتی الفاظ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ اس سے پہلے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہوتے رہے ہیں وہ بھی کبھی میڈیا میں اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوئے. لیکن یہ تعلیم کو بنیاد بنا کے جو مظاہرے مودی گورنمنٹ کے خلاف ہو رہے ہیں وہ بہت سالڈ ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مودی کو ٹیکنیکلی دفتر میں رکنا ہی نہیں چاہیے، نہ صرف ان کے منسٹر بلکہ ان کو خود بھی جانا چاہیے کیونکہ ہی سو ریلکٹنٹ ٹو فائر ہز فیو منسٹرز. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مودی جب سے حکومت میں ہے نہ صرف ہندوستان کے اندر بلکہ پورے خطے میں امن و امان کے مسائل پیدا ہوئے اور اب انڈیا کی اپنی عوام بنیادی مسائل کی طرف لوٹ رہے ہیں اور خاص طور پہ نوجوانوں کا اس طرح سے آگے آنا حکومت کے لیے خطرہ ہے. اور اگر آپ اس پریپریشن کو دیکھیں کہ جو کاکروچ جنتا پارٹی کی اپنی لیڈرشپ ہے، جس طرح وہ سیاسی تقریریں کر رہے ہیں، جس طرح وہ کنونسنگلی بات کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈین گورنمنٹ، وہ بہت سین ساؤنڈ کرتے ہیں. اور پچھلے سال مئی میں، اس سال مئی میں انفیکٹ جب بھارت کے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا تھا دیر آر ینگسٹرز لائک کاکروچز، اس کے بعد سے یہ پارٹی بنی، اسٹیبلش ہوئی اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے چیلنج کر رہی ہے مودی گورنمنٹ کو. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.